पीछे आवाज आ रही है ठीक से? साउंड ठीक है? थैंक यू। ठीक है, चर्चा शुरू करने। थैंक यू। तो पीछे जो हम लोगों ने बात किया उसमें सार देखेंगे तो यह है कि परिवार में संबंध पूर्वक जीने के लिए ना हमको ऐसा बोलने और सुनने का विधि विकसित करने की जरूरत है जिसमें हम खुद भी घायल नहीं हो और दूसरे को भी घायल नहीं करें। हमारा भी घायल होने का काम ना हो, दूसरे को घायल करने का काम ना हो। सुनना ठीक होने से हमारा घायल होना बंद हो जाता है। सुनना ठीक होने से हमारा घायल होना बंद हो जाता है और बोलना ठीक होने से हमारा घायल करना बंद हो जाता है। सुनना ठीक होता है तो हमारा घायल होना बंद हो जाता है। बोलना ठीक होता है तो हमारा घायल करना बंद हो जाता है। दोनों जरूरी है। और जब भी हम समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो पहली महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि मानव मानव संबंध में समाधान का एक ही उपाय है, सार्थक संवाद, मीनिंगफुल डायलॉग। संवाद के अलावा आदमी आदमी के बीच की समस्या का कोई और समाधान नहीं है। सार्थक संवाद यही समाधान है। उसको करते समय अपनी तरफ से विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का भाव बना रहे, इसकी जरूरत है। विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव बना रहे तभी संवाद हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहला चीज कह रहा हूं, समस्या का, मानव मानव समस्या का एक ही समाधान है, सार्थक संवाद। दूसरा ये कह रहा हूं कि संवाद तभी सफल हो सकता है जब अपने अंदर विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव बना रहे। विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव। विश्वास का मतलब उसकी मूल चाहना के ऊपर हमको भरोसा रहता है कि मूल में वो खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है। और गलती जितनी भी हो रही है उससे, वो इच्छा उसकी गलत सेट हो गई है, समझ के अभाव में योग्यता उसकी कम है, इसलिए हो रही है। सम्मान का मतलब है उसको भी अपने जैसे मानव के रूप में देख पाना, ना कि धन, पद, जाति, रूप, रंग, भाषा, संप्रदाय, धर्म, इनमें से किसी भी आधार पर उसको नीचे देखना। और स्नेह का मतलब है उसके साथ जुड़ाव इस तरह से महसूस करना कि जैसे हमको सुख हो और दुख नहीं हो उसके लिए हम कंसर्न रहते हैं, उतना ही अगले के सुख दुख के लिए भी हम कंसर्न रहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना हम प्रयासरत रहते हैं, उतना ही अगले की भी जरूरतें पूरी हो उसका हम ध्यान रखते हैं। तो स्नेह का भाव है। तो पहली चीज, सार्थक संवाद ही समाधान है मानव मानव संबंध में। दूसरा ये कि विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव के साथ ही चर्चा हो सकती है। तीसरा, अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को अब हम परिवार की या टीम की जरूरत मान के साथ साथ मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हम टेबल के दो पार्टी होने के बदले, दोनों एक साइड होकर के
हम दोनों की जो जरूरत है, मेरी भी और तुम्हारी भी, यानी अब जो हमारी जरूरत है परिवार की, समूह की, टीम की, जो अब हमारी सामूहिक जरूरत है, उसको हम साथ साथ मिलकर के पूरा करने के उपाय पर सोचते हैं। संवाद का जगह यह है कि हम दो छोर, दो पार्टी बन के डिस्कस करने के बदले हम दोनों की नीड को हम साथ साथ मिलकर के कैसे पूरा कर सकते हैं, उसको सोचने पर काम शुरू करते हैं। और चौथी बात ये कि निर्णय हम चर्चा के बाद लेते हैं, न कि चर्चा से पहले। निर्णय अगर ले लिए हैं तो सारा चर्चा एक दिखावा है, एक विवाद है, दूसरे को गलत और अपने को सही सिद्ध करने का। निर्णय ले ही लिए तो फिर चर्चा क्या? फिर तो सारी चर्चा का इतना ही मतलब है कि मैं बुद्धिमान हूं, तुम मूर्ख हो, इतने तो मतलब है। बुद्धिमान से पहले उसने कब्जा कर लिया, वो अब वो चले गए बुद्धिमान, अब रह गए निर्बुद्धि जी। हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इन सभी जगहों पर कहीं भी समस्या है ना, आप पूछिएगा कम से कम क्या करें, तो जो कानून कहता है भारत का वो कर लीजिए। वो रास्ता तो खुला ही है ना, जो कानून कहता है वो कर लीजिए। उससे खराब करिएगा तो खुद भी दोषी हो जाइएगा और जेल चले जाइएगा। तो कम से कम पूछिएगा क्या करें, तो जो कानून कहता है वो करिए। अधिक से अधिक क्या करें, तो संवाद ही एकमात्र विधि है जहां हम साथ मिलकर के अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को पहचान के पूरा करने का काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी जरूरत छोड़ दीजिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगले की जरूरत छोड़ दीजिए। अपनी जरूरत छोड़ देंगे तो भूलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और अगले की जरूरत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कितना भी अगले को बात करने के लिए बुलाएंगे, हर बार वो भागेगा। तो अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को पहचान के हम साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। और निर्णय चर्चा के बाद है, न कि चर्चा के पहले। निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वो चर्चा के बाद है, न कि चर्चा के पहले। और जाने अनजाने अभी देखेंगे ना, तो ज्यादातर समय हम निर्णय लेके, डिसीजन लेके फिर चर्चा में आते हैं। हम ये करना है से शुरू करते हैं, अगला ये नहीं करना है से शुरू करता है, या अगला ये करना है कहता है, मैं ये करना है कहता हूं, दोनों निर्णय पे खड़े। फिर कितना भी डिस्कशन करने का काम करिए, निष्कर्ष कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा। इतने पर कोई भी प्रश्न हो, कुछ कठिन लग रहा हो, किसी बात को और एक्सप्लेन करने की जरूरत लग रही हो, तो एक बार हमको बताइए। इसको क्लोज करूंगा मैं, अब दोबारा ये टॉपिक ओपन नहीं करेंगे। तरीका समझ में आया क्या करना होता है कि नहीं? क्या स्थिति? तरीका समझ में आ रहा है क्या करना होता है? बाकी तो करने जाइएगा तो और बारीकियां खुलेंगी, वो बात सही है, बट अभी के लिए कम से कम तरीका पकड़ में आ रहा हो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो पहुंच जा रहा हो तो पर्याप्त है। सारे लगभग मिलते जुलते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो डिफरेंस हो ज्यादा है। पहली बात समझ रहे और लास्ट बात समझ रहे, सभी का सार लगभग एक जैसा ही आ रहा है। जी जी, एक जैसा कह रहे हैं तभी तो हो सकता है। आज कुछ बोले, दोपहर में कुछ बोले, शाम को कुछ बोले, तो गाड़ी भरेगी कैसे?
ये बात तो सही है आपकी। हम लोग कहते हैं कि ये पूरे 7-8 दिनों में जो शिविर करते हैं ना, ये पूरा एक वाक्य है, शुरू से लेकर आखिरी तक जो कहा जा रहा है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य है, और उस पूरे को ध्यान रख के ही बोलते हैं ताकि आदमी उस कंसिस्टेंसी से जी सके। पहले दिन कुछ और कहेंगे, दूसरे दिन कुछ और कहेंगे, आखिरी दिन कुछ और कहेंगे, तो आदमी तो फंसा ही रह जाएगा। तो मानव के रूप में जीना और परिवार के रूप में जीना, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, न कि विरोधी है। अभी समाज में जीने पर भी चर्चा शुरू किया है, इसको भी पूरा करेंगे इस सेशन में, तो धीरे धीरे देखिएगा कि समाज में जीना भी मानव और परिवार के जीने में सहयोगी है, पूरक है, न कि विरोधी है। तो समाज की जगह से ये 4 लक्ष्य दिखता है। हर व्यक्ति में समाधान या समझदारी, न कि समस्या। हर परिवार में समृद्धि, न कि अभाव। समाज में अभय या विश्वास, न कि भय। और प्रकृति या अस्तित्व में सहअस्तित्व या परस्पर पूरकता, न कि संघर्ष और शोषण। स्वीकार तो हमको यही है, मानव के रूप में भी हमको यही स्वीकार है। व्यवस्था का भी लक्ष्य यही है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी लक्ष्य यही है। तो मानव और व्यवस्था एक दूसरे के विरोध में नहीं है। हम आप जो एक एक व्यक्ति हैं और जो सिस्टम हैं, व्यवस्थाएं हैं, सही समझने के आधार पर उस व्यवस्था को बनाते हैं, तो हम एक दूसरे के विरोध में नहीं है। बिना समझे जब हम बना लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सिस्टम कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं, और दोनों के बीच टकराव की, घर्षण की, विरोध की स्थिति बनती रहती है। फिर ये बात किया था हम लोगों ने कि इस मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये 5 आयाम को सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए तो अगली स्लाइड में इन 5 आयामों पर हमने बात किया था। शिक्षा संस्कार अगर ठीक होता है तो पहला लक्ष्य हर व्यक्ति में समाधान हो पाता है। शिक्षा संस्कार अगर ठीक होता है तो हर व्यक्ति में समाधान का पहला लक्ष्य पूरा होता है। स्वास्थ्य संयम की अगर समझ हो तो शरीर स्वस्थ भी रहता है, सुविधा की आवश्यकता की भी पहचान हो जाती है। स्वास्थ्य संयम की समझ नहीं है तो शरीर स्वस्थ में रहता है, सुविधा की आवश्यकता की पहचान नहीं होती, क्योंकि सुविधाएं जो चाहिए वो तो शरीर के ही पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए चाहिए। उत्पादन कार्य से हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को उत्पादन कर पाते हैं। उत्पादन कार्य से हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को उत्पादन कर पाते हैं। तो समाज की जो कुल सुविधा की जरूरत है, कुछ का उत्पादन आप करते हैं, कुछ का हम करते हैं। जिन सुविधाओं का हमने उत्पादन नहीं किया है वो भी हमको मिल जाए समय पर, उसके लिए विनिमय है, कोर्स है। तो विनिमय इसीलिए है कि जो कपड़ा हम नहीं बनाए हैं वो भी हमको मिल जाता है, जो चावल हम नहीं उगाए हैं वो भी हमको मिल जाता है, जो ट्रेन हम नहीं बनाए हैं उसमें भी बैठ के सफर कर लेते हैं। और कोष का मतलब है जो अतिरिक्त बचता है उसको हम आगे के लिए रख पाते हैं। तो गेहूं आज हो रहा है लेकिन कोष में इकट्ठा करके ठीक से रखते हैं तो पूरे साल 2 साल उसको खा पाते हैं। धान इस सीजन में कटता है, हम उसको संभाल के रखते हैं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल प्रयोग कर पाते हैं। तो शिक्षा संस्कार से समाधान, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष से शरीर का स्वास्थ्य और परिवार में समृद्धि। इस पर भी ध्यान दिलाया था कि परिवार में समृद्धि की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे, बड़े, बूढ़े, बीमार, रोगी, असहाय किसी को भी अभाव नहीं हो। तो बच्चे को भी अभाव नहीं होता है,
बूढ़े को भी अभाव नहीं होता। इसलिए परिवार में समृद्धि को पहचान रहे हैं। एक एक को में पहचानेंगे तो बूढ़े होने के बाद हम नहीं कर सकते कुछ। बच्चे हैं तब नहीं कर सकते, बीमार है उस दिन अपना खाना बना के भी नहीं खा सकते, उस दिन सेवा करने को कोई उपलब्ध नहीं होगा। न्याय पूर्वक जीने से समाज में अभय होता है। न्याय पूर्वक जीने से समाज में अभय होता है। और सुरक्षा जब हम प्रकृति का करते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब का जब हम सुरक्षा करते हैं तो उससे प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, परस्पर पूरकता हो पाता है। तो शिक्षा संस्कार से समाधान, स्वास्थ्य संयम, उत्पादनकारी और विनिमय कोष से समृद्धि, न्याय से अभय और सुरक्षा से सहअस्तित्व, ये चारों मानव लक्ष्य ये 5 कार्यक्रमों को करने से पूरा होता है। तो मुद्दा ये 5 काम को ठीक ठीक करने का है। ये 5 काम को जितना ठीक से हम करेंगे, ये जो पहले 4 लक्ष्य हमने देखा वो उतना आराम से मिलेगा। वो 5 काम को करने का काम ना करें, सुबह शाम माला जपें कि ये हो जाए, उससे बात नहीं बनेगी। तो सिर्फ इसको चाहने भर से ये नहीं मिलेगा। अगर ये चाहिए तो उसके लिए करने का काम ये है। ये 5 को जितना ठीक से हम कर रहे हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वो मिलेगा ही। खाना बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को अगर आप ठीक से करने का काम करेंगे तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि घंटे भर बाद पूरे परिवार के पेट भर खाने का भोजन मिल जाएगा। सोचे हम खूब कि पेट भर खाने का भोजन मिले, जो करना है उसके लिए सब्जी काटने का, पकाने का, आटा गूंथने का, रोटी बेलने का, वो काम को नहीं करेंगे, सोचते भर रहेंगे कि खाना मिल जाए 1 बजे, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? और मजे की बात है कि परिवार में अगर ठीक ढंग से जब देखते हैं ना, तो ये दिखता है कि किसी एक को अगर एक काम आता है ना, तो बाकी सबको नहीं भी आता है ना, तो उसमें छुप जाता है। आपको अगर खाना बनाने आता है तो आप खुद भी खा लेते हैं, 10 और लोगों के लिए भी बना लेते हैं। छुप जाता है बाकी लोगों का नहीं आना, कवर हो जाता है। हमको ड्राइविंग आती है, आप 5 लोगों को नहीं भी आती है, कार में बैठ के सब एक जगह पहुंच जाते हैं। आपके ड्राइविंग नहीं आने से भी वो चल जाता है। तो हम सबकी योग्यता क्या है उस पर फोकस करके चलते हैं ना, तो परिवार ठीक चलता है, बात हो सकती। हम सबकी कमियां क्या क्या है इस पर बात करते रहेंगे, एक काम नहीं होगा, एक काम नहीं होगा। तो परिवार में जीते हुए अगर एक दूसरे की योग्यता को ठीक पहचानने का काम कर पाते हैं तो फिर हमारा साथ जीने का काम हो जाता है। हम सब मिल करके अपनी जरूरतों को पूरा करने का काम कर ले जाते हैं, अगर एक दूसरे की योग्यता को पहचानने का काम करते हैं। तो योग्यता को पहचानने के बदले सिर्फ कमियों पर ही फोकस करेंगे तो कुछ नहीं होना है। तो शिक्षा संस्कार से समाधान, स्वास्थ्य संयम, उत्पादनकारी और विनिमय कोष से शरीर का स्वस्थ रहना और समृद्धि, न्याय से अभय, सुरक्षा से सहअस्तित्व, ये चारों लक्ष्य इन 5 कामों को करने से हो जाता है। तो मूल मुद्दा इन 5 कामों को ठीक ढंग से करने का है, करने का है। और निश्चित रूप से चारों लक्ष्य में हर व्यक्ति में समाधान होगा, तभी परिवार में समृद्धि की बात हो सकती है। अगर सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का ही काम नहीं किए हैं, ठीक है, तो कहाँ समृद्धि पे जाएंगे? परिवार समाधान और समृद्धि में नहीं जिएगा तो 10 तरह के गलती और अपराध समाज में होंगे ही, तो अभय कहाँ से आएगा? भय ही रहेगा। और समाज में अगर भय का वातावरण है
तो प्रकृति का उपयोग हम हथियार बनाने में करेंगे ही, एक दूसरे से लड़ने में करेंगे ही, एक दूसरे के साथ मारकाट मचाने में करेंगे ही, तो प्रकृति के साथ कोई सहअस्तित्व नहीं हो सकता। तो आदमी खुद तो लड़ ही रहा है, हजारों साल से उसके लिए डंडा बना रहा तो लकड़ी काट रहा, ठीक, पेड़ पौधों का प्रयोग कर रहा, पत्थर ले रहा तो पदार्थ अवस्था का प्रयोग कर रहा, पत्थर से सिर फोड़ रहे तो पदार्थ अवस्था प्रयोग कर रहे, लोहे का हथियार बना रहे तो उसको लोहा प्रयोग कर रहे। गाय, गधा, कुत्ता, घोड़ा, जानवर सबको आदमी ने हथियार युद्ध में लगा दिया जी। खुद तो लड़ ही रहा है, हजारों साल से हाथी का प्रयोग हो रहा है, घोड़े का प्रयोग हो रहा है, कुत्ते का प्रयोग हो रहा है, जानवरों का प्रयोग हो रहा ही रहा है। तो उनके साथ ठीक जीने का काम कहाँ हो पाएगा अगर आदमी आदमी ही एक दूसरे से लड़ रहा है, अभय के बदले भय है, तो प्रकृति का शोषण तो होने ही वाला है। आज हथियारों में जितना लोहा लगता है ना, उतना देश में खर्चा नहीं होता है। स्थिति ये हो रखी। अमेरिका का बजट का तो कल बता रहे थे कि आधा हिस्सा जो है टैक्स का वो जाता है रक्षा में, डिफेंस में, युद्ध की तैयारी। और हर कोई यही कहता है कि हम तो युद्ध नहीं करते हैं, दूसरा करता है तो हमको मजबूरन आत्मरक्षा करनी पड़ती है। इसके बाद हम लोगों ने एक एक करके शिक्षा संस्कार से बात को शुरू किया था। शिक्षा पर जो बात की थी उसको बहुत संक्षेप में बता दूं तो ये बात किया था कि शिक्षा का मतलब है मानव स्वयं को समझ सके, परिवार को समझ सके, समाज को समझ सके, प्रकृति या अस्तित्व की व्यवस्था को ठीक ठीक समझने का काम कर ले, इन सब जगहों पर व्यवस्थित होके कैसे जिया जाता है उसके नियमों को समझने का काम कर ले तो सफल है शिक्षा। तो शिक्षा का मतलब है स्वयं में, मानव के रूप में खुद, परिवार में, समाज में, प्रकृति या अस्तित्व में व्यवस्थित होकर के जीने के नियमों की, तरीकों की हमको ठीक ठीक समझ है। शिक्षा का प्रयास इसी बात के लिए है। संस्कार का मतलब है इतना ही नहीं है कि हम सिद्धांत को सिर्फ समझते हैं, उसको जीने की भी है, तैयारी भी है, मानसिकता भी है। उसको जीने की मानसिकता है, माइंडसेट है, तैयारी है, प्रिपरेशन है, निष्ठा है, कमिटमेंट है। तो उसको जीने की निष्ठा, तैयारी और मानसिकता, ये संस्कार होने का मतलब है। इतने के साथ देखते हैं तो तीन बात महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा की वस्तु क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, विधि क्या होगी और समझने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बच्चा समझता है, हम समझाएंगे कैसे और अगला समझता कैसे। इसका उपयोग विद्यालय में कैसे हो उसको और विस्तार से समझा दीजिएगा एकदम, ताकि ऐसा ना लगे कि जीवन विद्या का हमारे लिए क्या उपयोग है। नहीं, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, इसको बस पूरा करके उसी पर बात कर देते हैं। तो शिक्षा की वस्तु ये होने की जरूरत है कि मानव स्वयं को समझ सके, परिवार को समझ सके, समाज को समझ सके, प्रकृति और अस्तित्व में व्यवस्था को समझ सके। उसके लिए शिक्षा की वस्तु में ये सारी चीज होने की जरूरत है। विधि में देखिएगा तो संबंध पूर्वक स्नेह के भाव से शिक्षा दी जा सकती है, न कि विरोध और दबाव पूर्वक। और दूसरे को जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करने का अवसर देने की जरूरत है, न कि जबरदस्ती उससे सिर्फ मनवाने की जरूरत है। आप अपने लिए ही देखिए कि बिना जाने जब आपको मानना पड़ता है तो आप आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। आप अपने लिए ही देखिए कि चीजों को जांच परख करके, प्रयोग व्यवहार करके आप समझना चाहते हैं, ठीक है,
या बिना जाने सिर्फ मान लेना चाहते हैं? उत्तर साफ है। और समझने की जो प्रक्रिया बच्चे में होती है वो बच्चा अनुसरण अनुकरण से शुरू करता है, यानी बड़े जैसा कर रहे होते हैं वैसा ही देखना, बोलना, चलना, खाना, पहनना, ओढ़ना, ये सब वो करता रहता है। एक समय तक हमारी कही बातों को, कही आज्ञाओं को मानता है, उसका पालन करता है। एक समय के बाद जब वो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, उसका भी विचार पक्ष विकसित हो जाता है। वो भी ये क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, यही क्यों, अन्यथा क्यों नहीं, आप तो ऐसा कह रहे हैं, दूसरे तो ऐसा कह रहे हैं, ये करना शुरू कर दे या अपनी राय रखना शुरू कर दे। इसका मतलब अब उसको नियमों को ठीक ठीक समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर नियमों को समझने का और उसमें उसको जांच परख के लिए अवसर देने का यहाँ सहयोग करने की जरूरत है। तो अनुशासन की जगह पर अब आज्ञा दे के काम नहीं चलाया जा सकता। अब तो उसको कैसा जीना ठीक है, क्या उसको सहज रूप में स्वीकार है, कैसा जीने से उसका भी सुख होगा, परिवार, समाज, स्कूल सबका ठीक होगा, कैसा जीने से उसकी भी समृद्धि होगी, प्रकृति की भी समृद्धि होगी, उन नियमों पर ही चर्चा करने की जरूरत है और उसको जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करने का अवसर देने का जरूरत है। इस जांच परख से, प्रयोग व्यवहार से जब वो पाल लेता है कि वो बात उसके लिए ठीक है, उसी में उसका सुख समृद्धि है, परिवार और समाज का सुख समृद्धि है, तो अब वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उसको करना शुरू करता है। ये स्वानुशासन है। तो अनुशासन की जगह पर टीचर्स का, पेरेंट्स का रोल है उसको ठीक नियम बताने के रूप में और उसको गाइड करने के रूप में। स्वानुशासन की जगह पर अब वो खुद भी ठीक जी सकता है, चार और लोगों को भी ठीक जीने की प्रेरणा दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है। तो अब वो खुद ही पेरेंट्स बन सकता है दूसरों का, अगर स्वानुशासन की जगह पर आ गया है तो। अब वो वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वातावरण अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक की तरफ मोड़ने के लिए काम कर पाता है। तो वातावरण से प्रभावित या चाहते हैं बच्चा सुबह नहा धो करके आए ठंड में भी, तो खुद नहा धो के आने की जरूरत है। ऐसा हर छोटी से छोटी चीज में देखेंगे ना तो दिखाई देगा, दिखाई देगा कि जो जो आचरण हम बच्चे में चाहते हैं, अनुसरण अनुकरण की जगह पर वही आचरण हमारा उनके साथ, आपस में, टीचर्स के साथ और पूरे विद्यालय के माहौल में होने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एक दूसरे से डांट के बात नहीं करे, तो हमको भी उस उपाय पर ही काम करने की जरूरत पड़ेगी कि आपस में और बच्चों को डांटने की हमको जरूरत नहीं पड़े। अगर हम भी आपस में एक दूसरे से डांट के बात करते हैं, हम भी बच्चे को डांटते हैं, तो उसको तो यही समझ में आता है कि जब दूसरा बात नहीं मानता है तो डांटना होता है। क्या समझेगा? तो जीने की जगह पर, अनुसरण अनुकरण वाली जगह पर हमारा आचरण और व्यवहार में वो सारा चीज होने का जरूरत है, ठीक है, जो हम बच्चे में चाहते हैं। तो आराम से एक लिस्ट बना लीजिए कभी फुर्सत में कि बच्चे से आप आचरण में क्या क्या अपेक्षा रखते हैं। ये लिस्ट तो आप खुद ही बना सकते हैं कि बच्चे से आप किस आचरण की अपेक्षा रखते हैं। जिस आचरण की हम अपेक्षा रखते हैं वही हम भी कर सकें, और जितना आप करेंगे उससे कम ही बच्चा कर पाएगा। जितना हम आप कर पाएंगे उससे कम ही बच्चा कर पाएगा। तो हम अगर ऑर्डर देके बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा भी ऑर्डर देके बात करना सीखेगा।
हम अगर प्रस्ताव के रूप में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो प्रस्ताव से बात करना सीखेगा। कैसे सीखेगा? हमारी बात वो नहीं मानता तो हम डांटते हैं तो यही सीखता है कि जो बात किस नहीं मानता है तो उसको डांटना होता है। हम अगर दंड की धमकी देते हैं कि ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे या ये कर देंगे, तो उसके लिए भी जब दूसरा नहीं सुनता है उसका बात तो ऐसे ही दंड और धमकी देता है, तुम नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। घर परिवार में भी इसको देख सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी देख सकते हैं। ये बात पकड़ में आती? ये ठीक है? बढ़िया। आज्ञा पालन की जगह पर एक मुख्य बात समझने की ये होती है कि जितने अलग अलग लोग उसको यहाँ आज्ञा दे रहे हैं घर से लेके स्कूल तक, वो एक होना जरूरी है। दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, एक कहेगा पूरब जाओ, दूसरा कहेगा पश्चिम जाओ, तो बेचारा बीच में परेशान होगा। तो परिवार से लेके स्कूल में टीचर से लेके मैनेजमेंट तक हम सबका इंस्ट्रक्शन एक होना जरूरी है। एक सिखाएगा कि बेटा दूसरा गलती करे तो उसको क्षमा कर देना, दूसरा सिखाएगा उससे लड़के आना, ठीक से पीट के क्यों आ गए, तब बेचारा बच्चा क्या करेगा। तो जो ठीक लगता हो वो एक चीज सिखाएं, और ये जो आज्ञा देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं ना, किसी पेरेंट मीटिंग में पेरेंट के साथ भी वो तय होने की जरूरत है, ताकि बोलने के रूप में ही सही कम से कम घर में वो तो मिले। करने में तो जो पेरेंट दे पाएंगे, जितना कर पाएंगे कर पाएंगे, पर कम से कम कहने और बोलने के रूप में भी तो वो मिल सके जो आप यहाँ देना चाहते हैं। और बात तो पेरेंट्स पर इस पर भी होनी चाहिए कि भाई आप अपने आचरण को ठीक नहीं रखेंगे तो बच्चा कैसे ठीक रखेगा। मैं देख रहा था बाहर नियमों में ये बात लिखी थी कि आपस में गाली गलौज करना ठीक नहीं है, गाली दे के बात करना ठीक नहीं है। अगर हम बच्चे से ये अपेक्षा रखते हैं तो ये जरूरी है कि घर में भी उसको लोग ये बात बता सकें, और घर वाले भी अपने जीने में कम से कम गाली का प्रयोग करें। अगर माता पिता ही अपने आपस में बात करते समय, पड़ोसी के साथ बात करते समय गाली दे के बात करने का काम कर रहे हैं तो हमारा बच्चा तो सीखेगा ही। तो किसी पेरेंट मीटिंग में पेरेंट्स के साथ भी इस पर बात होने की जरूरत है कि अगर आप सचमुच अपने बच्चे का भला चाहते हैं, और ये प्रस्ताव विधि से ही मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही करें। सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर सचमुच आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो कैसा वातावरण देने से वो ऐसा होगा। आप गाली गलौज का वातावरण देंगे, उससे वो सभ्य बात करना सीखेगा, या आप सभ्य भाषा में बात करेंगे तब वो करना सीखेगा। ये सवाल तो पूछने की जरूरत है। तो मैं कोई पेरेंट्स को फोर्सफुली मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि दबाव देके उनसे मनवाया जाए। बात तो की जाए ठीक से। आपकी मंथली बाय मंथली जब भी वो मीटिंग होती हो, महीने में होती हो, 2 महीने में होती हो, 3 महीने में होती हो, 6 महीने में होती हो, कभी तो होती होगी। ठीक कह रहे हैं। देखिए ये सब कठिनाइयां तो हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मैं तो उसका 2 उपाय देखता हूँ। जहां जहां भी मैं काम करता हूँ मैं तो सिंपल ये करता हूँ कि पेरेंट्स से बात करके ये पूछता हूँ कि कब आ सकते हैं आप, और अगर कहते हैं कभी नहीं आ सकते पूरे 7 दिन में या महीने भर में, तो सिंपल सवाल पूछना होता है कि बच्चा आपकी प्रायोरिटी में कहीं है कि नहीं। कल को ये बच्चा बिगड़ जाए, नालायक हो जाए, आपके साथ मारपीट करे तो वापस हमसे पूछने तो नहीं आएंगे कि तुमने क्या संस्कार दिया था इसको। ये पूछ लेना बर होता है। वही कह रहा हूं। तो अगर हमसे पूछने आ रहे हैं तो किसी जगह पर ये तो बात करने की जरूरत होगी ना कि भाई इसमें क्या हमारी भूमिका है, क्या आपकी भूमिका है, वो दोनों पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। आपसे जो थोड़ा सहयोग हमको चाहिए, ये अपेक्षा मेरी ठीक है कि नहीं।
अगर बच्चा 24/7 हॉस्टल में नहीं रह रहा है तो कुछ भूमिका आपकी भी बनती है कि नहीं बनती है, ये पूछने की जरूरत है। उस समय तो जब पेरेंट्स से बात होती है ना कि आप क्यों नहीं आए मीटिंग में, हमारे पास समय नहीं था। ठीक कह रहे हैं। और अगर आप जाते हैं तो फिर वो बच्चों की शिकायत ही करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बात तो इस पर होनी चाहिए कि कब समय है बताइए, उसी हिसाब से मीटिंग कर लेंगे। सबका अलग अलग होगा। तो फिर उसका उपाय यही होता है कि हमको थोड़ा पेन लेना होता है शुरू में, और किसी एक महीने में 2-3 समय में मीटिंग कर देनी होती है। किसी एक महीने में थोड़ा वो आता है अपने ऊपर लोड, और 2-3 समय में मीटिंग कर देनी होती है। ये इंश्योर करना होता है फिर कि 100% अटेंडेंस हो। ठीक है, संडे आ सकते हो संडे आ जाओ, सुबह आ सकते हो सुबह आ जाओ, शाम रात आ सकते हो शाम रात आ जाओ। ठीक है, उस समय उसको कर देना होता है। शुरू में 1-2 महीने ये थोड़ा दबाव रहता है। लेकिन पेरेंट्स से बात करने की मेरे में तो योग्यता होनी चाहिए। निश्चित रूप से, उसके बिना कैसे बात होगी, उसके बिना कैसे बात होगी। पेरेंट्स आते ही हम भी उसकी बच्चे की बुराई करना शुरू करते हैं कि बच्चे को ये नहीं आता, बच्चा लड़ता है, बच्चा ये करता है, तो हम पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं? वही देखिए, फिर ये सारी विधि जो जैसे शुरू किए ना कि अगर हम ये बोलना शुरू किए, इसका मतलब यही होता है कि अगला आए तो उसकी शिकायत करनी है। ये मानसिकता बन गई। टीचर भी यही सीखेगा, पेरेंट्स भी यही सीखेगा, बच्चा भी यही सीखेगा कि सामने आए तो शिकायत करना है। तो उसको माँ बाप से भी पूछिएगा ना, माँ बाप ठीक है कि नहीं है, वो 10 शिकायत बताएगा माँ बाप की। आज के 8-10 साल के बच्चों से अगर माँ बाप के बारे में पूछ लीजिए, 10 शिकायत की लिस्ट देगा। डिजाइन ही हमारा ऐसा हो गया है। तो क्या होता है, हम नीड पर फोकस नहीं रहते। जो मैंने कहा ना कि ये देखिए कि बच्चे में क्या क्या हम गुण चाहते हैं। फोकस अपना वहां होना है या फोकस अपना माँ बाप को दोषी ठहराने पे? वो तो वही कह रहा हूँ, वो तो मूर्ख है ही। देखिए, अगर नई शिविर में आए हैं, नई बात समझे, तो वो तो दोषी ठहराने ही वाले हैं। हमको उसको फिल्टर करके सुनना होता है। तो जब भी आप कहेंगे, जब भी आप हमको कहेंगे ना, मैं टीचर हूँ और आप गार्जियन के रूप में आके हमको कहेंगे कि बच्चा नालायक हो गया है, घर में ठीक नहीं जीता है, ठीक, तो मैं उसको ऐसे सुनता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि बच्चा घर में ठीक व्यवहार करना शुरू करे। कह तो यही रहे हैं ना आप जी। आपका भी मूल मुद्दा को हमको नालायक बताने का नहीं है, आपको दर्द है अपने बच्चे से। ठीक, हम तो उसको ऐसे सुनते हैं और ऐसे ही पूछते हैं कि आप ये चाहते हैं कि बच्चा आपका घर में थोड़ा जिम्मेदारी से जीना शुरू कर। हाँ ही बोलेगा ना, क्या बोलेगा। जैसे एक बार आपने हाँ कहा ना, अब सिंपल बात हो सकती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मिलके सोच लेते हैं। क्या भूमिका हम ले सकते हैं, क्या भूमिका आप ले सकते हैं। हमारी भूमिका में जो आपको बोलना है सब बोल लीजिए। अगर हम एज ए टीचर ठीक कर रहे हैं तो हम उसको कर ही रहे हैं। आपकी भूमिका में भी तो 4 चीजें आएंगी जो हम बता सकते हैं। तो ये डायलॉग का प्रोसेस थोड़ा इनिशिएट करने की जरूरत है, और धीरे धीरे टीचर को एक बार महत्व दिखता है इन पेरेंट्स मीटिंग का, बच्चों में बदलाव दिखता है, उनको अपनी भूमिका भागीदारी समझ में आती है। नहीं करेंगे तो आगे चल के उन्हीं को दुख और परेशानी भोगना है, ये समझ में आता है। तो धीरे धीरे वो मन बनाता है। भाई, घंटे भर की कमाई से जो 100 रुपया कमा लेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये जिस दिन दिखाई देने लगता है उस दिन घंटा भर निकल जाता है। 100 रुपया ही तो कमा लेता होगा घंटे भर में, कि नहीं? या बैठ के ताश खेल लेता होगा कहीं। और क्या कर रहे हैं जी? कमाने वाला तो आएगा, ताश खेलने वाला नहीं आएगा। वही कह रहा हूँ, बात दोनों से हो सकती है। व्यस्त है तो कहाँ व्यस्त है, ये दिखना चाहिए कि ताश खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा हमारा जो चाह रहे हैं हम आज्ञाकारी हो जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछना होता है कि बच्चे से परेशान घर में तो नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ताश के लिए। अगर हो रहे हैं तो थोड़ा बात हो जाए, थोड़ा समय निकालेंगे कि नहीं उसके लिए।
और नहीं कहते हैं कि नहीं परेशान हो रहे हैं तो कम से कम शिकायत तो नहीं करेंगे आपसे। देखिए, डायलॉग के तरीके को ही हमको धीरे धीरे इवॉल्व करने की जरूरत है। जहां भी व्यस्त है आदमी उसको महत्वपूर्ण मान लिया है, इसलिए उसमें व्यस्त है जी। थोड़े समय में दिखने लगता है कि महत्वपूर्ण और भी कुछ है, तो व्यस्तता सारी खत्म हो जाती है। सारा व्यस्त होने का मतलब है कि किसको उसने महत्वपूर्ण मान लिया है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार 7 मच्छर मारे, ठीक है, ये तो आप गिन सकते हैं 7 मच्छर हैं, ठीक है। उसने कहा तुमको पता है इसमें 4 फीमेल है और 3 मेल है, ठीक है। 4 जो है वो फीमेल है और 3 मेल है। लोग चकित हो गए कि मच्छर मारे 7 यहाँ तक तो ठीक है, कैसे पता चला कि इसमें 4 फीमेल है, स्त्री है और 3 पुरुष है। तो उसने कहा एकदम सिंपल सी बात है, 4 आईने पे थी और 3 अखबार पे। 4 आईने पे थी और 3 अखबार पे। तो जो आईने पे थी वो फीमेल है, जो अखबार में बिजी था वो मेल है। तो व्यस्त कहाँ है जी, इसके एक बार देखना तो पड़ेगा। यूक्रेन में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, इसका हिसाब रखेंगे तो ठीक है, अपने घर का हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अपने घर का हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जिसको आदमी महत्वपूर्ण मान लेता है उसमें लगा रहता है। वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इतना ही है कि उसकी महत्व में ये नीचे है। चाहना है, प्रयास नहीं है। एग्जैक्टली, चाहना में नीचे है। क्या है कि चाहने की 10 लंबी लिस्ट है, वो पहले 5-6 में ही उलझा हुआ है, ये कहीं 8वें 9वें 10वें नंबर पर है। चर्चा और संवाद करके यही करना होता है कि ये 9वें 10वें नंबर पे जो है ये धीरे धीरे पहले दूसरे पे आ जाए। समय अपने आप निकलेगा, समय अपने आप निकलेगा। जो जिसको महत्वपूर्ण मान लेता है उसके लिए अपना समय, अपना प्रयास सब करता है जी। धन, सेवा, सुविधा सब लगाता है उसके लिए, सब लगाता है। तो एक मीनिंगफुल डायलॉग की जरूरत है। तो अनुसरण, अनुकरण और आज्ञा पालन तक की तो बात हो गई। अनुशासन की जगह पर उसको जीने के ठीक नियमों को बता करके जो जांच परख की प्रक्रिया बात की थी ना हमने, कि उसको क्या सहज रूप में स्वीकार है, क्या नहीं स्वीकार है, कैसा जीने से उसका सुख हो समृद्धि होगा, अगले का भी सुख समृद्धि होगा, कैसा जीने से परिवार और समाज की व्यवस्था ठीक बनी रहेगी, किससे अव्यवस्था होगी, कैसा जीने से प्रकृति संतुलित रहेगा, कैसा जीने से असंतुलित रहेगा, ये बात करना होता है। ये बात करना होता है कि वास्तव में उसके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो अनुशासन की जगह पर यह बात करनी होती है कि क्या उसको सहज रूप में स्वीकार है, क्या नहीं है, किसमें उसका सुख समृद्धि है, किसमें नहीं है, किसमें दूसरे का भी सुख समृद्धि है, परिवार और समाज की व्यवस्था होगी, प्रकृति संतुलित रहेगी, किसमें नहीं रहेगी, ये पूछना होता है। और जिन बुरी आदतों में वो उलझ गया है, जहां भी वो फंस गया है, वहां पर एक ही सवाल पूछना होता है कि वास्तव में कितना सुख उसको उससे मिल रहा है, कितनी परेशानी पैदा हो रही है, कौन ज्यादा है। ये देखने में मदद करने का काम करना होता है कि जिन समस्याओं में भी वो उलझ गया है, वास्तव में उससे उसको कितना सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है, कितनी उपलब्धि हो रही है, कितनी परेशानी पैदा हो रही है, इसका हिसाब किताब लगाने में मदद करना होता है, उस पर ध्यान दिलाना होता है। तो अगर बगल वाले की पेंसिल उठा लिया है और उसको यूज कर रहा है, तो ये मदद तो उसको मिलेगी कि जब लिखना चाहेगा तब लिख सकता है।
लेकिन दूसरा कोई उसके बगल में बैठना चाहेगा कि नहीं? उसको विश्वास होगा कि अविश्वास होगा? कल को तुमने कोई भी चीज नहीं उठाई है तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, तुम क्या चाहते हो, ये दूसरे लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें कि अविश्वास करें? ऐसे दसियों सवाल पूछ के ये ध्यान दिलाया जा सकता है कि वो पेंसिल उठा लेने से उसको क्या मिला और कितना खोया उसने। और जिस जगह पर उसको ये दिखना शुरू होता है कि उसका दुख ज्यादा है, सुख कम है, जो मिला वो बहुत थोड़ा है, जो खोया वो बहुत ज्यादा है, तो अपने डिसीजन को रिव्यू करने का काम करता है, रिव्यू करने का काम करता है। तो सुख से जुड़ गया है मामला, इसलिए आदमी बहुत सारी गलतियां करता रहता है। जिन गलत तरीकों को भी आज के दिन हम बच्चे से बड़े तक अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सुख से जुड़ गया है। चोरी हो कि डकैती हो कि हत्या हो कि भ्रष्टाचार हो कि हिंसा हो कि बलात्कार हो, ये सब हमारे सुख से कहीं ना कहीं जुड़ गया है। इसीलिए तो अपराध कर रहे हैं। किसी जगह पर यह सार्थक चर्चा होने की जरूरत है कि वास्तव में उससे तुमको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। ये हिसाब लगाना शुरू करवाएंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो वास्तव में सुख है, इतने साल से हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम सुनाते रहते, कोर आइडिया उसका यही है कि जो सही है वही कल्याणकारी है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी होना। जो सही है वही हमारे लिए सुभद है, कल्याणकारी है। और सौंदर्य होने का मतलब है कि अच्छा लगना भी उसी में है हमारा। तो अच्छा होने की जगह पर वो शिव या कल्याण भी सही में है, और अच्छा लगना भी जो है वो सही में ही है वास्तव में। अभी क्या हो गया, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है हमारा। तो 10 साल से गोबर खाने का अभ्यास कर लिए हैं, तो हम मुंह में मिठाई का स्वाद नहीं आता है। 2-4-10 दिन लगता है वो स्वाद आने में। जीवन पिछला मुंह से फेंक दो, नया चखना शुरू करो तो 15 दिन में नया स्वाद आ जाता है। हमारे नेचुरोपैथी के सेंटर में जो लोग आते बिजनौर, अब तेल मसाला बर्गर पिज्जा सब खाने के अभ्यस्त हो गए हैं, तो पहला 10-15 दिन कठिनाई होती है। धीरे धीरे भूख बढ़नी शुरू होती ना, तो 90-10वें दिन दाल का सूप देते हम लोग, मूंग दाल का सिर्फ सूप देते 90 दिन उनको पीने के लिए। वो सूप भी वो कटोरा लेके मांगता रहता कि 1 चम्मच और दे दो, जिसमें थोड़ा नमक और हल्का जीरा, बस इतना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो उसको भी ऐसे देखता है कि 1 कटोरी और मिल जाए, 1 चम्मच और मिल जाए। तो जो लग गया है ऊपर, वो उतरने में थोड़ा टाइम लगता है जी, उतने समय का थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। फिर उसको ये सब में स्वाद आने लगता है, धीरे धीरे फल में स्वाद आने लगता है, कच्चे भोजन में भी स्वाद आने लगता है। लोग कई सारे ऐसे होते हैं जो लौट लौट करके उस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं। तो पुरानी आदत को बदल करके नई आदत में टेस्ट आने तक थोड़ा समय तो लगता है। पहले अपने लिए ये बात देख सकें कि जो सही है वही वास्तव में हमारे लिए अच्छा होना भी है और वही अच्छा भी लगता है। अपने लिए ये बात दिखने लगता है ना, तो दूसरे के लिए भी भरोसा हो पाता है कि ये अगर अभी इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब इतना ही है कि जीव का स्वाद इसने बिगाड़ रखा है थोड़े समय से। ये बलपूर्वक उसमें आ गया ना कर्तव्य कार्य में। क्या चीज? 8-9 दिन तक किसी को धोखा करके बलपूर्वक तो हम लोग को नहीं रखते जी, बलपूर्वक रखेंगे तो भाग जाएगा आदमी। ठीक है, बिल्कुल भूखा नहीं रखते, कुछ जूस देते हैं, कुछ फल देते हैं। बिल्कुल भूखा नहीं रखते, इतना भूखा नहीं रखते, जूस देते हैं, फल देते हैं, उतने से 90 दिन स्वाद आने लगता है। भूखा रहना तो छोड़िए। और वो रहता क्यों है आदमी? रहता इसलिए है कि उसको उम्मीद दिखती है कि इससे जो बीमारी 5 साल से गोली खा के नहीं ठीक हो रहा है वो हो सकता है। रहता इसलिए है कि 100 पुराने लोगों का फीडबैक उसको मिला है, ठीक, जिसको देख के उसको भरोसा होता है कि ठीक हो सकते हैं।
रहता ऐसे है कि उसी का मित्र, उसी का भाई, उसी का बहन, उसी का पड़ोसी जिसको उसने पहले बीमार देखा था आज ठीक चल रहा है, तो रहता है और कैसे रहेगा। मैं बच्चे की समझ रहा था, पेशेंट की बात हुई। बच्चे की अभी तो बिजनौर का बता रहा हूँ तो पेशेंट का ही बताऊंगा, तो नेचुरोपैथी का सेंटर है। जानकारी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसी स्थितियों को देखिएगा ना धीरे धीरे, तो एक एक बिंदुओं पर बात हो सकती है, बात हो सकती है। तो दो सिंपल सिद्धांत मैं कह रहा हूं अनुशासन की जगह पर। पहला ये कि उसको जांच परख करने के लिए ठीक सवाल ढंग से पूछना शुरू करें। और जब हम सवाल पूछते हैं तो हम उत्तर देने से नहीं शुरू करते हैं। उत्तर देने से अगर शुरू कर देंगे ना कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ये डिसीजन देने से अगर शुरू करेंगे तो आज के दिन कोई भी बच्चा उस उपदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज्ञा पालन के फेज तक तो डिसीजन दे सकते हैं, उससे जो ऊपर उठ गया है आज्ञा पालन के फेज तक डिसीजन देने में प्रॉब्लम नहीं है। अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन तक जब तक है बच्चा या जो बच्चा है उसको निर्णय देने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ऊपर जो उठ गया है ना, अनुशासन की जिसकी मांग बन गई है, जिसकी भूख बन गई है, उसको तो आप डिसीजन से शुरू करेंगे, निर्णय से शुरू करेंगे, एक कदम नहीं चलेगा, बहस करेगा, बहस करेगा रुक के। वहां तो प्रस्ताव पूर्वक ठीक सवाल ठीक ढंग से पूछने की जरूरत है। वहां उपदेश से शुरू करेंगे बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। और आज के ज्यादातर बच्चे एक उम्र के बाद, जो मैं पिछले दिन कह रहा था, वो ये मानते हैं कि दुनिया में हम ही सबसे समझदार हैं, बाकी सब तो मूर्ख हैं। उसको बोले चाहे नहीं बोले, मान्यता तो यही उनके अंदर बैठी हुई। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे कहीं, तो किसी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो बेटे ने चिल्लाया कि नीचे से पापा कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। ठीक है, बिटिया ने कहा चिप्स ले लेते हैं। तो ऐसा दो होंगे 8-10 साल के बच्चे, दोनों चिल्लाए। तो पिताजी लेने के लिए बोले ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो पीछे से बेटा कह रहा है आपको क्या पता कौन सा कोल्ड ड्रिंक लेना होता है, हमको साथ लेते चलिए हम बताएंगे। तो 8-10 साल का भी बच्चा ये मानता है कि माँ बाप को बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो हमको है, इसलिए हम ही ठीक निर्णय ले सकते हैं। तो किसी जगह पर जैसे ही वो आज्ञा पालन के फेज से बाहर आ गया है ना, दो काम करने की जरूरत है। प्रस्ताव के रूप में ठीक सवाल ठीक ढंग से पूछने की जरूरत है। सवाल जवाब नहीं, जवाब देंगे तो बात वहीं से बिगड़ जाएगा। उसको लगता है अच्छा तुम बताओगे कि ठीक क्या है, हम बताते हैं कि तुमको कि ठीक क्या है। वो अहंकार पे चोट लगती है उसको। जिसने भी अपने को बुद्धिमान मान लिया है उसके अहंकार पर तो चोट लगेगी। मंच पे भी 4 लोग इकट्ठा हो गए हो, जिसने अपने को बहुत बुद्धिमान मान लिया है उसको थोड़ा भी कम समय मिलता है तो वहीं से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो पहला तरीका है ठीक सवाल ठीक ढंग से पूछने का प्रस्ताव के रूप में, कि उसको क्या सहज रूप में स्वीकार है क्या नहीं है। ठीक है, किसमें उसकी सुख समृद्धि वास्तव में होगी, किसमें नहीं है, किसमें परिवार समाज की व्यवस्था पूरी होगी, किसमें नहीं होगी, ये सवाल पूछना होता है। और दूसरा, जिन समस्या या बुराइयों में वो उलझ गया है वहां पर उसको ये देखने में मदद करना होता है, बजाय ये कहने के कि तुम छोड़ दो इसको बंद करो, उसको ये देखने में मदद करना होता है कि क्या मिल रहा है उससे उसको और क्या खो रहा है वो। अब ये सब को भी एक प्रश्न के रूप में पूछने की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ से पूछेंगे कि स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो रहा है, तुम देख रहे हो कि नहीं, कहेगा हमको तुमसे ज्यादा पता है किससे क्या होता है। उसको पूछने की जरूरत होती है कि बेटा तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है, उसका हमको कंसर्न होता है, ये कंसर्न मेरा ठीक है कि नहीं है। अब नहीं बोल सकता है कि नहीं है। तो हमको ठीक सवाल ठीक ढंग से पूछना होता है, और जिन समस्याओं में वो उलझ गया है
वहां उसको ये देखने में मदद करना होता है कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इस तरीके से उसको क्या मिल रहा है और क्या वो खो रहा है, मिलना ज्यादा है कि खोना ज्यादा है, ये चर्चा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा ऊपर तो भी कुछ बात कर देता हूं। हर परिस्थिति में हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा तरीका, हमारा लहजा विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भावों के साथ बना रहता है ना, तभी समझने समझाने का काम हो सकता है। अगर भाषा में कहीं भी, भाषा, भाव, शैली, लहजा में कहीं भी स्नेह के बदले विरोध आ गया, सम्मान के बदले अपमान चला गया, विश्वास के बदले अविश्वास चला गया, आगे कोई बात नहीं हो पाएगी उसके साथ, कोई बात नहीं हो पाएगी। और जैसे ही बच्चे ने आज्ञा को मानना बंद कर दिया है, इसका मतलब अब चर्चा और संवाद ही उससे एकमात्र उपाय है। मैं उसको बहुत सामान्य भाषा में कहता हूं कि इसका मतलब है कि उसने ये घोषणा कर दिया है कि उम्र चाहे मेरी जो भी है, अब मैं तुम्हारे बराबर हूं। आज्ञा नहीं मानने का मतलब एकदम सिंपल है कि उसने घोषणा कर दिया इस बात की कि उम्र चाहे मेरी जो भी है, मैं अब अपने को तुम्हारे बराबर मानता हूं, आपके बराबर मानता हूं। जब तक श्रेष्ठ मानते हैं तब तक आज्ञा चलती है, अनुसरण अनुकरण चलता है। बराबर की जगह पे मान लिए तो नहीं चलेगा, और बड़ा मान लिए तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पूरा जो जीना हमारा होने की जगह है ना, उसमें हर जगह हमारी भाषा में, हमारी शैली में, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे टोन में, हमारे लहजे में सम्मान जाने की जरूरत है, विश्वास होने की जरूरत है, स्नेह होने की जरूरत है। विरोध में, दबाव में, दंड में, मारपीट में, सजा में, जहां भी जाएंगे ना, वो अंतिम विकल्प के रूप में कहीं करना हो तो कर लें, बट ये क्लियर रहे कि शिक्षा फेल होने के बाद सजा है। सजा में हम जहां भी गए हैं वहां ये क्लियर हो जाए कि हमारा शिक्षा का प्रोसेस हमको अभी और बेहतर करना है, उस पर काम करें। तो अगर अभी मजबूरन लगता हो कि कुछ जगहों पर हमको सजा देनी ही पड़ती है, दंड देना ही होता है, दबाव देना ही होता है, तो ये क्लियर पहचान लें कि वहां हमारी शिक्षा विधि फेल हो गई है। कहीं ना कहीं हमको अपने प्रोसेस को धीरे धीरे इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो नौबत ना बने। और वो नौबत महीने में एक दिन किसी एक के साथ आती हो पूरे स्कूल में, तब तो फिर भी ठीक है। अगर रोज ही 2-4 के साथ होने लगा हो, तब तो इमीडिएटली प्रोसेस ठीक करने की जरूरत है। आज्ञा पालन मानना ही अनुशासन है, ये पहले बात सही है क्या? अनुशासन में क्वेश्चन है। मैं तो अभी अनुशासन कह रहा हूँ उस जगह पर जहां नियमों पर चर्चा। आज्ञा पालन का मतलब होता है ये करो ये ना करो, ठीक है, वो आज्ञा देते हैं, वो मान रहा है तो आज्ञा पालन है। जैसे ही वो पूछना शुरू कर देता है ये क्यों नहीं, ठीक है, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, आप तो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, आप तो ये कह रहे हैं, मुझे ये ठीक लगता है, या पलट के कहता है आप कौन सा ठीक कर रहे हैं। ये सारी भाषा ये बता रही है कि अब वो अपने को बच्चा नहीं मान रहा। तो अनुशासन का मतलब यहाँ पे जो हम जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं वो तो है कि जीने के नियमों को बता करके उसको जांच परख करने के लिए, प्रयोग व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ हम अनुशासन कह रहे हैं जीने के नियमों को बता करके
उसको जांच परख करने के लिए, प्रयोग व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, जी माइक दे दीजिएगा। ओम। ऐसा मैंने पढ़ा है स्वाध्याय में कि बच्चा जब 9-10-15 वर्ष का हो जाए उसे नीतिगत व्यवहार करना चाहिए। जी 16 साल लिखा है शास्त्रों में, लेकिन वो पुराना 16 साल था। आज का बच्चा तो 7-8 साल में ही उसका हो जाता है, जो पहले 16 साल में होता था। अब तो 7-8-10 साल में हो जाता है, और उसका पहचान यही है कि वो पलट के जवाब देना शुरू कर देता है, वो पूछना शुरू कर देता है, ये नहीं ये, ऐसा नहीं ऐसा, वो बोलना शुरू कर देता है। आप तर्क करेंगे तो जवाब देना शुरू कर देगा। वो उम्र है, उम्र है। पहले तो 20 जी अब जल्दी मैच्योर होता है, अब जल्दी मैच्योर हो जाता है, जिसको हम मैच्योर होना कहते हैं। सारा मैच्योर होने का इतना ही मतलब है कि हम तुम्हारे बराबर हैं, नहीं तुमसे बड़े। ये सारे कार्य मोबाइल के किसी का भी नाम ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मुख्य मुद्दा है कि वो सबके बीच में से ठीक जीने का रास्ता कैसे निकाला जाए। एक कमेंट मैं यहाँ और करूंगा, जांच परख और प्रयोग व्यवहार का अवसर देते समय ना, परिवार में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ गलतियों के लिए अलाउ करना हो सकता है कि हो जाए, या गाइडेड ढंग से, मैं उसको कहूंगा गाइडेड ढंग से जब आप एक बच्चे को चलने देते हैं ना, तो हो सकता है वो गिर जाए। अब गिरने के भय से उसको हाथ पकड़ के ही जिंदगी भर चलवाएंगे, गोद में लेके ही चलवाएंगे, या किसी दिन गाइडेड ढंग से उसको चलने देंगे कि 2-4 बार गिरेगा फिर चल लेगा। लास्ट वाला सही है। इतना ही ध्यान रखना होता है कि वो 2-4 बार गिरने वाली जो जगह है वो थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें उसको चोट ना लगे। नजर रहे दूर से कि उठ ही नहीं सकता है तो जाके उठा दे सकें। वो जगह गलती करने का थोड़ा अवसर दे के रखने की जरूरत होती है, खास करके उन जगहों पर जहां उसका जिद ही है उसको करने का। सारा समझने की प्रक्रिया के बाद भी अगर वो नहीं रुक रहा है तो गाइडेड ढंग से उसको प्रयोग व्यवहार करने का जगह देना होता है, जहां उसका बहुत नुकसान भी नहीं हो और वो ये देख सके कि वास्तव में कुछ खास मिल नहीं रहा इसमें। समझने की जरूरत। जी जी इसमें एक मेरा अनुभव है। जी जरूर माइक ले लीजिए, सभी लोग आपके अनुभव से साझा हो लेंगे। मेरे 3 बेटे हैं जी। पहले 2 ने पॉलिटेक्निक किया और उसके बाद में उनको छोड़ा गया कि आप बताओ क्या क्या करना चाहते हो। पहले ने बोला, बड़े ने बोला कि मैं सर्विस करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरे ने बोला कि मैं गाय पालना चाहता हूँ। अब गाय के बारे में और गाय गांव में रह के पालने के बारे में मेरा अनुभव ऐसा था कि ये परेशानी वाली बात है। उसको खूब समझाया, उसने बोला कि नहीं मुझे तो गाय ही पालनी है। तो वो गांव में आ गया, यही 4-5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है अरनिया। तो अरनिया में हमारी जमीन वगैरह है। बड़े भाई साहब से मैंने बोला कि ये बालक ऐसे कह रहा है, तो बोले ठीक है।
और वो गांव में आकर के गाय पालने लगा। गाय पालते पालते 1 साल में उसे ये अनुभव हुआ कि फिर से बीई करने गया और अभी जो है अमेरिका में जॉब कर रहा है। रोजाना हमारी बात होती है। तो अगर वो गाय नहीं पालता तो हो सकता है कि आगे ना पड़ता। वही तो गाइडेड ढंग से प्रयोग व्यवहार का अवसर देने की जरूरत है। ठीक है, एक आपका उदाहरण है, एक हम जैसों का उदाहरण है कि गाय पालना शुरू की और सफल हो गए उसमें, तो आगे गाय ही पालते रहे। तो दो में से कुछ भी हो, रास्ता ठीक निकल जाता है, रास्ता ठीक निकल जाता है। तो गाइडेड ढंग से वो गलती करने का अवसर देने का जरूरत होता है, जिसमें थोड़ी चूक हो भी सकती है, थोड़ा स्लिप हो सकता है, थोड़ा गिर सकता है, वो अवसर देने की जरूरत होती है। यहां तक ठीक है। थोड़ा ऊपर चल के कुछ और बता देता हूं। शिक्षा के नाम पर जो पढ़ाने का काम हम अभी कर रहे हैं, उसमें किसी जगह पर शिक्षा की वस्तु में, वस्तु का मतलब जो किताब पढ़ा रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं, वो सब में किसी न किसी जगह पर इस कंटेंट के लिए भी जगह होने की जरूरत है। तो आप गणित पढ़ाएं, अच्छी बात है, विज्ञान पढ़ाएं, अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन वो सब के बीच में मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व की व्यवस्था का डिजाइन क्या है, इसके संदर्भ में भी कुछ बातों को, कुछ असाइनमेंट को, कुछ काम को उसमें जाने की जरूरत है। वो नहीं देंगे तो कैसे बात बढ़ेगी। तो गणित पढ़ाएं, अच्छी बात है, विज्ञान पढ़ाएं, अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़ाएं, अच्छी बात है, हिंदी पढ़ाएं, अच्छी बात है, सोशल साइंस पढ़ाएं, अच्छी बात है। बट ये सब के साथ वो स्वयं को ठीक समझ सके, परिवार को ठीक समझ सके, समाज को ठीक समझ सके, प्रकृति और अस्तित्व को ठीक समझ सके, उसके लिए कुछ कंटेंट, कुछ वस्तु, कुछ पीरियड, कुछ असाइनमेंट, कुछ टाइम देंगे कि नहीं देंगे। और जो हमको कहता है कि समय नहीं है, मैं उनसे दो में से एक बात ही कहता हूँ, या तो व्यस्त कहाँ है आईने पे कि अखबार पे वही साह लगा के देख ले, ठीक, या अभी जिंदगी में आपको लगता है कि बच्चा कम बिगड़ा है, थोड़ा और बिगड़ने दीजिए, फिर जरूरत महसूस हो जाएगी इसकी। जिनको अभी नहीं जरूरत महसूस होती है, मैं कहता हूँ आपका बच्चा अभी थोड़ा कम बिगड़ा है, थोड़ा और बिगड़ने दीजिए, फिर जरूरत लगेगा, फिर कर लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अभी सिर के ऊपर पानी नहीं गुजरा है तो तब तक रुके रहिए, जिस दिन सिर के ऊपर गुजरना शुरू होगा उस दिन कहेंगे जरूरी है। तो वरीयता में चीजें आती हैं, उसका महत्व दिखता है, उसका इम्पोर्टेंस दिखता है, तो ये करने की जरूरत पड़ती है। इस शिक्षा को देने में एक मुख्य बात जो शुरू से कह रहा हूं उसको फिर से याद दिला देता हूं। गणित पढ़ाने का काम तो आप सिगरेट पीते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है, दांत दपट के भी कर सकते हैं, गुस्सा करके भी कर सकते हैं, थप्पड़ मार के भी कर सकते हैं। गणित पढ़ाया जा सकता है, विज्ञान पढ़ाया जा सकता है। आचरण और व्यवहार की शिक्षा या व्यवस्थित होने की शिक्षा नहीं दी जा सकती है सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, वो नहीं दी जा सकती। दूसरों को शांति से रहने की शिक्षा खुद क्रोध करते हुए नहीं दी जा सकती। दूसरों को स्नेह पूर्वक जीने की शिक्षा खुद विरोध करते हुए नहीं दी जा सकती। दूसरे को सामान से सम्मान नहीं होता है ये नहीं बताया जा सकता अगर हम ही खुद सामान से सम्मान पाने में फंसे हुए हैं। तो इस मूल्य शिक्षा के साथ, वैल्यूज के एजुकेशन के साथ ये मुख्य बात हो जाती है कि हमारा अपना आचरण, हमारा अपना व्यवहार, हमारा अपना जीना, हमारा अपना योग्यता अगर वो नहीं है ना तो हम नहीं दे सकते। फिर तो यही देता है कि हम आपको उपदेश देते हैं, आप पड़ोसी को देते हैं, पड़ोसी अगले को देता है, वो घूम फिर के फिर हमको देता है। ऐसा एक दूसरे को उपदेश देने का काम हम सब कर लेते हैं, जीने में बदलाव किसी के नहीं होता।
फिर ये सुनने सुनाने की बातें भर रह जाती हैं, ठीक है, जीने की बात नहीं होती। तो ये जो पूरी आचरण की शिक्षा है, व्यवहार की शिक्षा है, मूल्य की शिक्षा है ना, ये खुद जीते हुए ही दिया जा सकता है। खुद सिगरेट और शराब पीते हुए, खुद गुस्सा करते हुए, खुद विरोध करते हुए, खुद थप्पड़ मारते हुए गणित और विज्ञान तो पढ़ाया जा सकता है, हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन व्यवहार की शिक्षा, आचरण की शिक्षा, परिवार और समाज में व्यवस्थित रहने की शिक्षा, अपने जीने को ठीक रखने की शिक्षा, ये तो सिगरेट और शराब पी के नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो विरोध, क्रोध और गुस्से से नहीं दिया जा सकता। हम गुस्से में रह के आपको शांति नहीं सिखा सकते, हम विरोध में रह के आपको स्नेह नहीं समझा और सिखा सकते। हम खुद सुविधा और संवेदना में फंसे हुए हैं, आपको सुविधा और संवेदना से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकते। हम खुद सामान से सम्मान पाने में उलझे हुए हैं, आपको निकलने में मदद नहीं कर सकते। अभी हमको लगता है हम तो इस खिलौने में उलझे हैं, तुमको उस खिलौने से निकलना सिखा देंगे। कुछ नहीं होता जी, आप मीठे में फंसे हैं, मिर्ची में फंसे। आपको मीठा छोड़ने नहीं आता, हमको मिर्ची छोड़ने नहीं आता। आप हमको उपदेश देते हैं कि मिर्ची खाने में कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं कि मीठा खाने में कुछ नहीं। उससे ये शिक्षा नहीं संभव है। तो एक तो मैं ये बात कह रहा था, दूसरी मैं ये कह रहा था कि ये मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व में जो व्यवस्थित होकर के जीने का नियम है, उसका तरीका है, उसको भी शिक्षा की वस्तु में गणित के साथ, विज्ञान के साथ, अंग्रेजी के साथ कहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उसके लिए कोई पीरियड, कोई असाइनमेंट, कोई क्लास, कोई एक्टिविटी, कोई होमवर्क होगा कि नहीं होगा? और अगर काम ही नहीं करेंगे इस पर, तो बच्चा गणित सीख सकता है, विज्ञान सीख सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है, आचरण तो नहीं सीख सकता है। वो अपने में सुखी समृद्ध नहीं रह सकता, परिवार की सुख समृद्धि का स्रोत नहीं बन सकता, समाज और प्रकृति के लिए भी अभय और सहअस्तित्व पर काम नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं जो पढ़ा रहे हैं हम आज के दिन पाठ्य पुस्तक में, असाइनमेंट में, सिलेबस में, उसमें किसी न किसी जगह पर जितना अपना सामर्थ्य हो, जितना अपनी सीमा में हो, भाई हम सरकार तो नहीं है तो हम अभी कोई शिक्षा नीति तो नहीं बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपनी सीमा में है, जो अपने सामर्थ्य में है, जो हम कर सकते हैं, उस जगह पर कहीं ना कहीं इसके लिए समय देने का, पीरियड देने का, असाइनमेंट देने का, एक्टिविटी देने का, इसको पढ़ाने का, इसको महत्व देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? शिक्षा का घंटा लेना ही पड़ेगा। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में जो बड़े परिवर्तन हो गए। पहले हमारे जो परिवार थे ना, बड़े परिवार हुआ किया करते थे, और परिवार के जो बड़े लोग थे वो एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण काम किया करते थे। जैसे उसमें दादा दादी, नाना नानी, ऐसे संस्कार दिया करते थे जिनकी आवश्यकता जो है नहीं थी, लेकिन पढ़ाई से पहले ही पूरे हो जाते थे। मैंने देखा था जब हम छोटे थे तो घर में माता पिता, ठीक है, बड़े परिवार हुआ करते थे, एक घर में कम से कम 20-20, 25-25 लोगों का खाना बनता था, और व्यस्तता इससे कहीं बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन बड़े बूढ़े थे वो थोड़े से आजाद रहते थे, उनसे जो आज के बच्चे काम नहीं कराया करते थे। बड़े बूढ़ों का काम क्या था कि सभी छोटे बच्चों को लेके एक चौपाल या बड़े बूढ़ों के लिए एक स्थान अलग होता था, वहां बैठते थे और ये चीजें सिखाते थे कि हाँ तुम ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। वो जैसा भी सब्जेक्ट हो, एक इससे मिला जुला, एक समाज से जुड़ा हुआ, एक खेती से, और यहाँ तक के हमें लड़ाई की शिक्षा दी जाती थी कि लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़नी है, समाज में जीना है तो कैसे जीना है,
कहीं फंस गए हो तो कैसे निकलना है। तो आजकल परिवार जो क्योंकि छोटे हो गए हैं, माता पिता के साथ, यदि मान लीजिए किसी परिवार में 4 बच्चे या 3 बच्चे हैं, पिता और माता किसके पास रहते हैं ये भी निश्चित नहीं है। एक के पास रहने लगे तो दूसरे के बच्चे वहां जाते ही नहीं, बोले दादा तो उसके हो गए। इन सब चीजों की कमी परिवार जो बंटने से जो आई है, समाज जो बिगड़ रहा है या ये नौबत आई है, मैं तो समझता हूं वो है। जी ठीक है, उसको अगर देखेंगे ना तो ये दिखता है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, वो बात सही है। उस समय जो कुछ अच्छा मिल जाता था वो आज नहीं मिल रहा है। दूसरा भाग भी सही है कि उस समय संयुक्त परिवार में अगर भेदभाव हो रहा हो 10 तरह के, तो जो घुटन होती थी आज वो नहीं है। वो जो माता जी थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, तो आदमी अगर भाग रहा है उधर से इधर की तरफ, तो कुछ दुख भी था उसका, समझ के अभाव में कुछ दुख था, कुछ पीड़ा थी, कुछ परेशानी थी, जिससे भाग के आदमी इधर आया है। तो कहीं ना कहीं हमको रुक के ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि जो उस समय की समस्या थी वो भी हल हो जाए, जो आज की समस्या है वो भी हल हो जाए। उस हिसाब से एक व्यवस्थित परिवार का डिजाइन क्या हो सकता है, उसको सोचने की जरूरत है। और एक निश्चित समझ के बिना हम कितना भी मेहनत करने जाते हैं, रास्ता कुछ ज्यादा नहीं निकलता है। इसलिए हर बच्चे में समझदारी का होना मूलभूत जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ा रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो पीरियड्स लगा रहे हैं, उसमें कुछ समय हम मानव को, परिवार को, समाज को या प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था को समझने के ऊपर भी लगा सकें। इस पर भी कुछ सार्थक चर्चा और संवाद का काम हो सके, इसकी जरूरत दिखती है, इसकी जरूरत दिखती है। पूरी प्रक्रिया हमारी जीने की विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव से हो, इसकी आवश्यकता दिखती है। अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन की जगह पर हमारा और परिवार का जीना ठीक हो, यानी जो जो सद्गुण हम उस बच्चे में चाहते हैं वो सब सद्गुण हमारे में हो। कि अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि एक दूसरे की गलतियों के लिए क्षमा कर सके, तो हम भी कर सके। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा आपस में भाई जी और बहन जी बोल के बात करे, तो हम भी बेटा जी और बेटी जी बोल के बात कर सकेंगे, तभी वो होगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। जाने अनजाने कई बार शिक्षा में ये चूक होती है कि हम मानते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, तो हम एक तरह से जिएंगे। ठीक है, बच्चे को दूसरी तरह से जीना है, ये विधि चलेगी नहीं, आज तो नहीं चलेगी। इतना मैं पक्का कह सकता हूं कि हम सोचेंगे कि हम तो एक तरह से जिएंगे, वो दूसरी तरह से जिएंगे। उदाहरण के लिए हम तो 3 घंटा रोज टीवी देखेंगे, वो इधर झांकने ना आए। हम तो 2 घंटा रोज मोबाइल में लगेंगे, ठीक, वो इधर देखें भी नहीं। हम तो बाहर घूमने जाएंगे, वो घर में बैठे रहें, ठीक। हम तो अपने हिसाब का फैशन करेंगे, वो ना देखें उधर। इसमें से कोई भी विधि चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना सीखेगा ही, हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना सीखेगा ही, हम विरोध करते हैं तो विरोध करेगा ही, हम अपमान पूर्वक बोलते हैं तो अपमान सीखेगा ही। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, मैं एक बार उसको रिस्पॉन्ड करके बढ़ता हूँ। खास करके आप टीचर लोगों से और पूछ लेता हूँ। पिछले पर आता हूँ, एक बार के लिए रुक जाते हैं, एक बार के लिए रुक जाते हैं। पिछला अभी एक एक करके आएगा ही आगे, अभी तो हर व्यवस्था पर हमको बात करनी ही है,
स्वास्थ्य भी अभी आएगा, उत्पादन आएगा, न्याय आएगा, विनिमय आएगा, सब आएगा। पर एक बार हम शिक्षा को क्लोज करने के पहले पूछ लेना चाहते हैं, और इसमें जो आज के दिन सबसे क्रूशियल फेज है ना, अनुसरण अनुकरण आज्ञा पालन की जगह पर तो हमारा ठीक जीना वो महत्वपूर्ण है। अनुशासन की जगह पर ठीक चर्चा और संवाद की जरूरत है। वो नहीं करते हैं ना, तो यहां से बच्चा रिएक्शन और मनमानी और विरोध में जाता है। अनुशासन की जगह पर अगर उससे ठीक बात ठीक ढंग से नहीं की जाती है तो स्वानुशासन में जाने के बदले वो मनमानी में, विरोध में, झगड़े में, ठीक, प्रतिक्रिया में चला जाता है। यहां डील करना सबसे महत्वपूर्ण है आज के कॉन्टेक्स्ट में। है तो पहले भी अनुकरण भी महत्वपूर्ण है, तब संवाद की बात बनेगी। बिल्कुल। हमारा अनुसरण नहीं है और हम संवाद करेंगे तो भी उसका प्रभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज जितने बच्चे रिबेलियन होते हैं, विरोधी होते हैं, झगड़ा करते हैं, घर में बातचीत बंद कर देते हैं, करते भी हैं तो इतना मिनिमम जिससे काम चल जाए, वो सब इस जगह की समस्या है कि अनुसरण अनुकरण आज्ञा पालन पर तो चीजें ठीक नहीं ही हुई हैं, अनुशासन की जगह पर भी ठीक बात ठीक ढंग से करने वाला काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने माना यही है कि सिर्फ धन कमाने के लायक बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें छूट जाती है ना, है ना। कोई और चर्चा की इस पे जरूरत लग रही हो, कोई और प्रश्न हो तो बताइए, हम एक बार इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। अनुसरण और अनुकरण का अर्थ एक बार फिर से बता। अनुसरण का मतलब होता है जैसा आप करते हैं वो ठीक वैसा ही करता है। अनु सामान्य रूप से पीछे चलने के लिए उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो सरती कहते हैं बढ़ने को, खिसकने को, चलने को। सरकना शब्द हिंदी का जो बना है ना, ठीक है, वो ऐसा है। तो ये जो जैसा हम चलते और करते हैं अगला ठीक वैसा ही करता है, इसको अनुसरण कहते हैं, उसको अनुसरण कहते हैं। जैसा हम करते हैं ठीक वैसा ही वो करता है। अनुकरण का मतलब है वो हमको करते हुए देखता तो है, साथ में कुछ अपना भी मानस लगाता है। जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो हमको देखता तो है कि कैसे संतुलित हुआ जाता है। जब वो बैठता है चलाने के लिए तो अपना भी संतुलन, हैंडल, बैलेंस का एक हिसाब लगाता है और वो सबके साथ अपने पोजीशन को ढूंढता है कि कैसे हम उसमें ठीक से कर सकते हैं। तो अनुकरण वो जगह है जहां वो अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना, कुछ करना शुरू कर देता है। अनुसरण वो जगह है जहां वो पूरा का पूरा जैसा अगले को देखता है वैसा ही करता है। तो आपको जैसा हमने खाना बनाते देखा ठीक वैसा ही किया तो अनुसरण है, ठीक है, अनुसरण है। अनुकरण की जगह पर हो सकता है कोई एक मसाला हम और डालने का भी सोच लें, ठीक है, या नमक मिर्च के स्वाद को हम अपने हिसाब से कम ज्यादा करने का भी सोच सकें। तो अनुकरण वो जगह है जहां हम अपनी तरफ से भी उसको बेहतर करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ साथ में छोटा मोटा करना शुरू करते हैं। मुख्य तो अगले से ही लेते हैं पर अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ने का काम भी कर पाते हैं। जी, एक में चलना होता है, एक में करना होता है। जी जी। तो ये अंतर है अनुसरण और अनुकरण का, और हर बच्चा ये फेज से गुजरता ही है, गुजरता ही है।
और कोई बात हो तो बताइए। ठीक से देखेंगे ना तो शिक्षा संस्कार की जो जिम्मेदारी है ना, ये समाज की जगह से, मानव बनने की जगह से देखेंगे, परिवार और समाज के व्यवस्थित होने की जगह से देखेंगे तो ये दिखता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि शिक्षा संस्कार ही वो प्रक्रिया है जो हमारी मानसिकता का निर्माण करता है, उसका विकास करता है। इस दृष्टि से शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज के निर्माण की जगह से अगर देखेंगे ना, व्यक्ति के निर्माण की जगह से देखेंगे, समाज के निर्माण की जगह से देखेंगे, जो पहले दिन हम लोग बात कर रहे थे कि संसार आज जिन समस्याओं को जूझ रहा है उसके मूल में आदमी है, मानव है, उसका गलत आचरण और व्यवहार है। उस मानव की मानसिकता ठीक हो सके, उसका आचरण ठीक हो सके, उसका व्यवहार ठीक हो सके, उसका जीना ठीक हो सके, इस दृष्टि से शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया का महत्व सबसे ज्यादा है और उसकी जिम्मेदारी हम शिक्षकों के ऊपर आती है। उसमें ये शिक्षा की वस्तु ठीक हो सके, विधि ठीक हो सके, प्रोसेस ठीक हो सके और जितना जिसकी सीमा में है उतना वो कर सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी दुनिया को हम ही कर देंगे, आज हमारे अधिकार में नहीं है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 80-90 लोगों से बात कर सकते हैं तो वो तो कर सकते ना जी। उसके लिए हमको किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हम और आप मिल करके कर सकते हैं। ऐसे ही हर जगह पर देखेंगे ना तो स्कूल कॉलेजेस से लेके बाकी सभी जगहों तक हम सबको अब दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ भूमिका भागीदारी है हमारे हाथ में जो हम कर सकते 10th बोर्ड का सिलेबस हम नहीं बदल सकते, 8 में बोर्ड होता हो हम सिलेबस नहीं बदल सकते, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो सब के साथ बच्चे को कुछ देने के लिए वही कह रहा हूँ, कुछ अवसर है कि नहीं उसको देखेंगे तो दिखेगा, उसको देखेंगे ढूंढेंगे तो वो अवसर हम सबको कहीं ना कहीं दिखता है कि क्या हमारी सीमा में है जो हम कर सकते हैं। उस पर फोकस होके काम करते हैं ना तो दिखता है कि वही काम कई बार इतना अधिक हो जाता है कि और करने की जगह नहीं मिलती जी। जो हमारी सीमा में करने लायक काम है ना उसी को करने जाते हैं ना तो दिखता है कि वही करने के लिए बहुत है, बहुत है। वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर बाहर भी कुछ कर लेंगे जी। पर कई बार तो आपको दिखेगा कि वही करने के लिए बहुत है हमारे आपके पास, बहुत है। इस दृष्टि से शिक्षा का काम और शिक्षक की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। जाने अनजाने आज कई सारे समाज के कई हिस्सों में, ठीक है, शिक्षक बनने के काम को उतना महत्वपूर्ण भी नहीं माना जाता। समाज के कई हिस्सों में, कई वर्गों में देखेंगे ना तो शिक्षक बनने के काम को महत्वपूर्ण भी नहीं माना जाता। हमारे बिहार में तो मजाक में कहते हैं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो शिक्षक बनता है जी। यूपी में वकालत के काम के लिए करते हैं तो जाने अनजाने ये वकालत के न्याय पर आएंगे। अगला टॉपिक हमारा न्याय का ही है। हमने सोचा शिक्षा को कह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन ही कर दूं। मुख्य बात ये पकड़ने की है कि किसी भी तरह से हम शिक्षा में आ गए, किसी भी तरह से हम शिक्षक की भूमिका में आ गए हों, बाय चॉइस आए हों तो भी, बाय चांस आए हों तो भी, अपनी प्रसन्नता से आए हो तो भी, परिस्थिति में ला दिया हो तो भी, वो सब के बावजूद हम आज एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, ये पहचानने की जरूरत है। तो बाय चॉइस आए तो भी, बाय चांस आए तो भी, अपनी स्वेच्छा से आए तो भी, परिस्थिति ने मजबूर करके पहुंचा दिया तो भी, वो सब के बावजूद आज हम एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, ये पहचानने की, ये देखने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। तभी हम अपने उस काम के साथ न्याय कर सकते हैं।
और जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी भूमिका है, जो हमारी भागीदारी है, उसको प्रसन्नता के साथ हम निभा सकते हैं। जिस काम को भी हम कर रहे हैं ना, अगर उसका महत्व हमको नहीं पता चलता है, उसकी उपयोगिता नहीं पता चलती, उसकी सार्थकता नहीं हमको पता चलती है ना, तो हम उसको करते हुए दुखी और परेशान रहते हैं। आज समाज में खेती करने वाले लोग भी दो तरह के दिखेंगे आपको। एक वो जिनको उसका महत्व नहीं पता और किए जा रहे हैं, ठीक है, बाप दादों से पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, महत्व नहीं पता है, किए जा रहे हैं। आज के दिन कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो उसके महत्व को पहचान करके अपना रास्ता बदल के उसको करने आए। कर दोनों खेती रहे, लेकिन एक उसको करते हुए प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका महत्व देख पाता है, उसकी भूमिका देख पाता है, उसकी सार्थकता देख पाता है, उसकी उपयोगिता देख पाता है। दूसरा उसको करते हुए परेशान रहता है और हर रोज सोचता है कि कभी ये छूटे और कुछ और करे। तो अपने काम की सार्थकता हमको दिखती है, महत्व दिखता है, उसकी उपयोगिता दिखती है, उसका जरूरत दिखता है ना, तो उस काम को करने में रुचि होती है। हमसे लोग अक्सर पूछते, लोगों से बात करने के लिए, काम से तुमको क्या मिलता है? हमको दिखता है कि समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। हमको दिखता है कि लोगों की समझ में अगर काम करने का काम करना है, अगर उसकी मानसिकता में बदलाव का काम करना है, तो कहीं ना कहीं से संवाद की एक प्रक्रिया को शुरू करना होगा। उसको समाज में कर सकते हैं, समाज में करें, स्कूल कॉलेज में कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में करें, घर परिवार में कर सकते हैं, घर परिवार में करें, टीवी, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविजन, मूवी, ड्रामा, इससे कर सकते हैं, इससे करें। जहां से भी उसको शुरू करें, जरूरत उसकी दिखाई देती है। इस काम की सार्थकता हमको दिखती है, महत्व हमको दिखता है, उपयोगिता हमको दिखती है ना, तो करने का उत्साह बना रहता है। फिर करना हमको बोझ नहीं लगता है, थकान नहीं लगता है, पीड़ा नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता है कहां फंस गए, ठीक है, कहां फंस गए। घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 1 बज गया, छोड़ो कब 1 बजेगा, ये नहीं लगता है कभी, हमको नहीं लगता है। एक छोटा सा वो और बताइए जी, अनुसरण और अनुगमन। हाँ, अभी यहाँ पर हम अनुगमन शब्द नहीं प्रयोग किए हैं। करना चाहते तो कर सकते हैं, और किस अर्थ में कर रहे हैं वो आप ही बता सकते हैं। हम लोग हिंदी में सामान्य रूप से तो अनुगमन का प्रयोग करते हैं। अगला जो कर रहा होता है ना, उसके पर चिन्हों पर चलने को हम अनुगमन कहते हैं सामान्य रूप से हिंदी में। चीज तो एक ही है जी, एक ही है। बिल्कुल। तो अपने काम की सार्थकता हमको दिखती है ना, तो वो हमको खुशी देता है, वो हमको प्रसन्नता देती है, उसको करने में हमारा मन लगता है, उसको करते हुए हमको बोझ महसूस नहीं होता है। ये अपने काम में जिस कारण से भी आ गए हों, उसकी सार्थकता देख पाएंगे, उसका महत्व देख पाएंगे, उसका वैल्यू देख पाएंगे, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, दुनिया के, व्यक्ति के निर्माण में उसकी भूमिका को देख पाएंगे। तो अपने काम की सार्थकता दिखने से, उसका महत्व दिखने से स्वयं के प्रति सम्मान, स्वयं के प्रति गौरव का भाव आता है, भाव आता है, और हम उस काम को करते हुए प्रसन्नता को महसूस करते हैं, न कि दबाव में दबे रहते। फिर हमको काम बोझ नहीं लगता है, बल्कि उसको करना खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, तृप्ति देती है। बढ़िया विचार किया जाए आराम से। 2 बजे हम आएंगे तो हम टॉपिक चेंज कर लेंगे, व्यवस्था के बाकी आयामों पर बात करेंगे। नमस्ते सभी को।